हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर ही है। आज हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़ को देखेंगे, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का पैटर्न जो चेंज हुआ है, क्वेश्चंस के लेवल को जो बढ़ाया गया उसको समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो ईवीएस की क्लास 3 to 5 वाली बुक्स है उसको किस तरह से हमको पढ़ना है कि एग्जाम में जो है हमारे 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस हमारे ठीक हो पाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पे विजिट नहीं किया है तो आप चाहकर चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार स्क्रॉल करके देखिएगा। आपको उसमें आपके हिसाब का, आपके मतलब का कंटेंट मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि अभी तक हम 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो वो जो है पड़ा हुआ है, तो आप जाकर ज़रूर उसको चेक करिएगा। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी ऐसे वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? यू वॉन्ट टू एनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। अब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की बात हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं? पहला है डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल। उपलब्ध सामग्री में से ईवीएस किट विकसित करना देखते हैं। ड्राइंग द पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ, मतलब बच्चों को क्या करो, एक चार्ट ले लो और उसके ऊपर प्लांट्स के पार्ट्स बना के दिखाओ, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब, तो ये भी हैंड्स ऑफ एक्टिविटी तो नहीं हुई, सिर्फ रीड करना। अगर ग्लोब को बनवा रहे होते तो अलग बात होती, ठीक है। कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये भी नहीं है। तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। मतलब आप जितने भी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में बच्चे हाथ से काम करेंगे, खुद से अपनी किट बनाएंगे, खुद से अपने मटेरियल्स को बनाएंगे, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस का फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होगा? ठीक है, रचनात्मक आकलन की बात हो रही है कि रचनात्मक आकलन कैसे होगा। तो देखो 3 तरह से आकलन होता है। जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट ये 3 तरीके से होता है। सबसे पहला असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, फिर असेसमेंट एज लर्निंग। तो देखो जो ऑफ लर्निंग होता है वो क्या हो जाता है? वो होता है मतलब आपने सब कुछ सीख लिया, सीखने के बाद, जब सीख लिया, सीखने के बाद वाला असेसमेंट, सीखने के बाद लास्ट में, मतलब आपने सब कुछ सीख लिया, अब आपका एक पेपर होगा और टेस्ट होगा और उससे आपका रिजल्ट बताया जाएगा। तो ये क्या हो गया? लास्ट में हो गया, समेटिव हो गया जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या होता है? जब आप सीख रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, या अगर इसको अच्छी शुद्ध भाषा में बोलूं तो जैसे खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के समय आप नमक चख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या हो जाएगा कि खाना बन गया, अब कोई और चख के बता रहा है कि आपने खाना कैसे बनाया था। अब आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग जैसे कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं ही चख रही हूँ खाना, तो मेरे ही चखने के द्वारा मतलब मैं अपना खुद का आकलन कर रही हूँ। तो असेसमेंट एज लर्निंग में मतलब खुद का आकलन होता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अब देखते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस में क्या उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। तो इसके हिसाब से अगर और मैं देखूं, फॉर्मेटिव बात हो रही है। फॉर्मेटिव मतलब आप जो है वो रचनात्मक आकलन कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा क्योंकि इसमें समेटिव की बात नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो आकलन है ये क्या हो जाएंगे? ये बदले जा सकते हैं, ठीक है, ये बदले जा सकते हैं क्योंकि आप इसमें आप देखेंगे, डायग्नोज करेंगे, उसके हिसाब से उसकी रेमेडी निकालेंगे किसी भी
चीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके हिसाब से उसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। फील्ड ट्रिप इज एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी इन ईवीएस। क्यों ऐसा जरूर बोल रहे हैं, इसका रीजन इन्होंने दिया है क्योंकि ये प्रमोट करती है क्या, मेमोराइजेशन इवेंट्स ऑफ प्लेसेस। मतलब ये भ्रमण अगर आप बच्चों को करा रहे हैं तो ये घटनाओं, वस्तुओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एसर्शन जो अभिकथन और कारण है, ये इसका जो अभिकथन को कारण जो है वो सही से इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें आ रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगी। बच्चे देखकर ज्यादा कोई चीज को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे और उनको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीजें। तो फील्ड ट्रिप जो है एक बहुत अच्छा ईवीएस में एक कार्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। ठीक है, आपको पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। सबसे पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। देखते हैं, पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो इसमें आपको बोलना है, देखो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट अब देखते हैं लास्ट थर्ड वाला, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं, ये जो सारी लाइनें हैं, सारे ऑप्शन जो हैं, ये सारे ऑप्शंस पॉजिटिव हैं, कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है। तो आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते ये गलत ऑप्शन है। तो इसके हिसाब से आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है, मतलब सबसे उपयुक्त बताना है। तो इसमें देखो, भाषा सरल होनी चाहिए, ये बात ठीक है। पुस्तक में बड़े चित्र होने चाहिए, ये बात ठीक है। पाठ्यपुस्तक को सचित्र विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, तो ये भी बात ठीक है। पर सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें ये दिख रहा है कि पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता, अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से अभिकथन और रीजन का एक क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं क्या है अभिकथन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। सही बात है, ईवीएस में अभी टॉपिक्स नहीं है, इसमें ईवीएस में क्या दे दिया है इन्होंने, थीम्स दे दी हैं। इसका कारण क्या है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो देखते हैं क्या बात सही है। तो ये बात सही है कि अगर थीम है तो थीम के हिसाब से बच्चे अच्छे से सीख भी पा रहे हैं, जो विद्यार्थी है और जो शिक्षक है वो उनको अच्छे से सिखा भी पा रहे हैं। तो ये बात दोनों अभिकथन और विषय जो इसका जो कारण है ये दोनों सही है, उपयुक्त है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। अभी बात आ जाती है इसमें किसकी, नहीं। ठीक है, आपको जैसे ही नहीं दिखे वैसे आप गोला लगा लीजिए। तो ऑब्जर्व रूल्स इन फ्यू लोकल इंडोर गेम्स। ठीक है, देखते हैं अब नहीं की बात हो रही है। तो ऑब्जर्व, अब कोई चीज का अगर बच्चे रूल देख रहे हैं, उनको खेल की विधि से सिखा रहे हैं कोई भी चीज, तो वो रूल को देख रहे हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स के रूल्स को। ठीक है, तो ये तो एक तरह का हो जाएगा भाई, लर्निंग आउटकम है, उन्होंने देखा। आइडेंटिफाई डायरेक्शन इन क्लास देखते हैं। वॉइसेस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टेस्ट, तो ये भी बात उनको सिखाई जा रही है, एक तरह से एक लर्निंग आउटकम है कि अब वो समझ गए कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। ठीक, नेक्स्ट वॉइसेस ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड रिलेटेड टू सोशल प्रैक्टिसेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन इन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी बात एक तरह से उनको सिखाई जा रही है, एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, उनको ऑब्जर्व करवाया जा रहा है। तो इसमें नहीं का उत्तर देखा गया है। तो अब बच्चे क्लास में, उनकी क्लासरूम किस डायरेक्शन में है, तो ये एक तरह का लर्निंग आउटकम नहीं है। ठीक है, वो कि आइडेंटिफाई कर पाए, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब आपको गलत छांटना है पर आपका उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लास 1 to 4।
देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। अब फिर से बात आई मुख्य उद्देश्य, तो विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, डेवलपिंग इन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। देखते हैं हेल्पिंग लर्नर लिंक, तो देखो ये डेवलपिंग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो ठीक है, पॉजिटिव है, ऐसा नेगेटिव नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू आउटसाइड द वर्ल्ड, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना। ठीक, एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये अभी तक के तो तीनों ऑप्शन मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। फिर देखते हैं विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग साइंस एट मिडिल स्टेज, मतलब ये इसमें ये हुआ कि फोर्थ वाले ऑप्शन में कि आप अगर बच्चों का नींव स्ट्रांग कर रहे हैं, आप उनका बेस स्ट्रांग कर रहे हैं, तो आगे जाकर बच्चे जो है आसानी से पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिख जाए कि क्लासरूम की टीचिंग को, ये याद रखना, क्लासरूम टीचिंग को आप आउटसाइड वर्ड से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो वाला ऑप्शन आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सीटेट मानता है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसेस शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोएम्स, मिसेस शीतल हैं जो अपनी कहानियां और कविताओं का इस्तेमाल करती हैं प्राइमरी क्लासेस में किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो इसका एप्रोप्रिएट लॉजिक, अब फिर से बात देखो इधर आया क्या, मोस्ट एप्रोप्रिएट, इसका लॉजिक क्या हो जाएगा देखते हैं। कंप्लीट द ईवीएस सिलेबस एज वेल एज स्टूडेंट्स हैव हर्ड देम बिफोर कमिंग टू स्कूल, अच्छा ये तो कुछ गलत बात हो गया, मतलब कि बच्चे पहले से सीख के आए, तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है। फिर विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है, अगर टीचर कर रही है ऐसा तो बच्चे तो अपने आप ही करेंगे, खुद कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि वो पोएम के माध्यम से कर रही है, स्टोरीज बता रही है डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट ट्रेडिशंस की, तो बच्चे से संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं, उससे भी अवगत हो रहे हैं वो। फिर पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाने के लिए, अब बच्चों अगर वो पोएम गा रहे हैं तो देखते ना कि टीचर्स जो क्लास में कैसे यूज करती हैं, मतलब वो एक्शंस कर रही हैं, वो उनके वॉइस मॉड्यूलेशंस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस इसके ठीक हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कैसे दे के रखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें ऑप्शन दिया है हमारा जो 3 है BCD ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ अ यूनिट प्लान। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी इसलिए है क्योंकि ये एग्जामिनर सीटेट के ऊपर ही रहेगा कि वो किस ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं। आपके हिसाब से आप टाइटल कुछ रख सकते हो, उनके हिसाब से टाइटल कुछ हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या है, ऐसा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं, लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इस क्वेश्चन को कर पाए। देखो सबसे पहली बात है कि आपको थीम बताना है कि आपके हिसाब से क्या थीम हो जाएगी। अगर परिवार आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो क्या है, पहला परिवार के भीतर संबंध, ठीक है, ये भी एक थीम हो सकती है। परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिवार, माइग्रेटिंग फैमिलीज जो है, फिर टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट। तो देखो अगर ये वाला ऑप्शन मैं देखूं कि टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, तो ये बहुत लिमिटेड हो गया कि सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली है जहाँ पे 2-3 लोग रह रहे हैं, जॉइंट है जो बहुत बड़ी फैमिली है। कुछ फैमिली जो माइग्रेटिंग फैमिलीज है, मतलब इधर से उधर माइग्रेट करती रहती है, उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, तो मतलब एक लिमिटेड मतलब लिमिटेड हो गया इसका मतलब आप सोचने का तरीका। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखूं कि फैमिली रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली, मतलब एक फैमिली के अंदर जो आपस में जो रिलेशनशिप है, जो आपस में
भाव है एक दूसरे के प्रति तो वो भी लिमिटेड हो गया। पर अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करती हूँ तो ये जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है एक फैमिली को, जिसमें क्या बता रहा है एक परिवार और उसके संबंध को, उसमें क्या क्या जेंडर रोल है, फादर का क्या रोल है, मदर का क्या रोल है, अगर फादर के फादर हैं तो उनका क्या रोल है, अगर फादर की मदर है तो उनका क्या रोल है, ठीक है, अगर मदर के बच्चे हैं बहुत सारे 1 2 3 तो उनके क्या रोल हैं, तो और उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या है किसका, फिर सोशियो कल्चरल एंटिटी इन चेंजिंग टाइम्स, कैसे उनका रोल बदल रहा है, सामाजिक रोल। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है परिवार को प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन विथ हर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग ईवीएस। मतलब तुल्यकालिका संप्रेषण का चयन करना, तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना। तो देखो 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला कम्युनिकेशन सिंक्रोनस होता है और दूसरा कम्युनिकेशन नॉन सिंक्रोनस होता है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऐसा मतलब जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो, जैसे कि अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ, लाइव पढ़ाऊँ, ऑनलाइन में भी अगर मैं आपको लाइव पढ़ाती हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको लाइव पढ़ाती हूँ तो आपके जो मैसेज है मैं उसको देख सकती हूँ और उस मैसेज को रिप्लाई कर सकती हूँ। मतलब मैं अगर ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ तो जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, सिंक्रोनाइज्ड हो गया। नॉन सिंक्रोनाइज्ड में क्या हो गया, जैसे मैं अभी एट प्रेजेंट कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो को, और ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपके पास जाएगा और आप इसको कल या आज रात तक देख पाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो गया कि मैंने बोल दिया, अब मेरे बोलने के बाद आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये नॉन सिंक्रोनस हो गया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं सिंक्रोनस के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फोन कॉल पे हैं, तो मतलब डायरेक्ट आप बात कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल सिंक्रोनस के, तुल्यकालिक संप्रेषण के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। While teaching EVS, a teacher statement questions which encourages student to elaborate on an answer either on their own or from the response of the peers। मतलब एक क्या किया, टीचर ने क्या किया, एक टीचर है लीडर, ठीक है, इस टीचर ने क्या किया, एक क्वेश्चन पुट किया या एक कोई स्टेटमेंट बोल दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट बोल दी कि इजराइल हमास वॉर के बारे में एक स्टेटमेंट बोल दी कि ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। बस एक ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपने अपने जवाब देंगे। अब एक बच्चा तो नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे और बहुत सारे बच्चे तो किसी एक का एक आंसर, फिर दूसरा आंसर, फिर तीसरा आंसर, फिर चौथा आंसर, फिर पांचवा आंसर। मतलब एक क्वेश्चन आया और चिल्ड्रन ने उसके कितने जवाब दे दिए, बहुत सारे जवाब दे दिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोबिंग, खोजपूर्ण प्रश्न। क्लियर। चलिए देखते हैं अब चेनिंग क्या होता है, चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चेनिंग जैसे कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है, पढ़ने में वीक है, तो उसको अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, किसका, लॉज ऑफ मोशन बता रही हूँ, तो मैं लॉज ऑफ मोशन उसको एकदम से बता दूंगी सारे लॉज, तो वो नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टुकड़े टुकड़े में उसको लॉज ऑफ मोशन बताना पड़ेगा। जब वो टुकड़े टुकड़े वो सीख लेगा, फिर वो टुकड़ों को जोड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी प्रक्रिया, ये चेनिंग प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब किसी भी एक कॉम्प्लेक्स जटिल टॉपिक को क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया और उसको आसान शब्दों में उसे समझाकर वो समझ जाएगा और फिर वो कॉम्प्लेक्स अपने आप बन जाएगी। जब वो सीख गया तब वो सारे चीजों को एक साथ समझ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसका था, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर था, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट कंडीशनिंग किसकी थी, पैवलव की थी। पैवलव की कंडीशनिंग थी कि कुत्ते को बार बार रोटी और बेल की से कंडीशन कर दिया जा रहा था कि बेल अब रोटी नहीं भी डाल रहे थे और बेल की आवाज कर रहे थे, तो क्या था, सलाइवा जो था वो सेक्रीट हो रहा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ इसका आंसर आ जाएगा प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब एक तरह से चिंगारी देना
और चिंगारी कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है। किस फॉर्म में? क्वेश्चंस के फॉर्म में। क्वेश्चंस की फॉर्म में चिंगारी दे रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं? उस चिंगारी को लेकर उसके उत्तर को दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाक से तरफ चलते हैं। इफ थीम ट्रैवल रेलवे स्टेशन डिपिक्ट्स यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स इन ईवीएस। रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। मतलब रेलवे स्टेशन ट्रैवल आप कर रहे हैं कहाँ से? ट्रैवल का सोर्स क्या है? ट्रैवल का सोर्स क्या है? रेलवे स्टेशन। ठीक है, ट्रैवल का सोर्स क्या है? रेलवे स्टेशन। इसी तरह से फूड का क्या सोर्स हो जाएगा? फूड का सोर्स हो जाएगा। फूड कहाँ से मिलेगा? फूड मिलेगा शॉपकीपर से? नहीं, फूड क्या मिलेगा? फूड मिलेगा आपका एक सोर्स बता रहा है, एग्रीकल्चर, फार्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फिर से आ गया अभिकथन और कारण का क्वेश्चन। अभिकथन क्या कहता है? ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। विभिन्न, इसका कारण क्या दिया है? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। देखते हैं, लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी oriented to process skills relating to observation, identification, classification. ठीक है, through acquiring various process skills, the learning outcomes of EVS are expected to be achieved. मतलब आपने अगर किसी बच्चे को फील्ड ट्रिप पे लेके गए तो वहां पे उसने क्या किया? वो कोई भी चीज उसने ऑब्जर्व करी। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद अब अगर वो वापस आएगा कहीं पे भी और कहीं भी जाएगा अपने जो बाकी सिचुएशंस में, बाकी किसी जगह अगर वो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो रियल लाइफ, वो एग्जाम्पल जो उसने वहां देखा था उस पर वो क्या करेगा? उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ मैंने यहाँ वहां देखा था और ये तो यहाँ पे भी है। फिर उसको और क्लासिफाई करेगा और उसको मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो आप ईवीएस में बच्चों को करा रहे हैं एक तरह से, उससे क्या हो रहा है? बच्चों की तार्किक क्षमता, बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ रहा है। तो इससे क्या है? बच्चे जो है वो पॉजिटिव, उनकी अप्रोच बढ़ रही है किस चीज को लेके? एक किसी भी चीज को समझने के लिए। तो यही यहाँ पे बोला गया रीजन में कि थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स, लर्निंग आउटकम्स जो है ईवीएस के वो बहुत अच्छे से अचीव हो पा रहे हैं। तो ये दोनों असर्शन और रीजन सही है। तो इसके हिसाब से उत्तर नंबर 4 इसका आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाक से। 74th क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए? तो क्या मार्क्स पे जोर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बात नहीं है। क्या टोटल मार्क्स फिर यहाँ मार्क्स आ गया? नहीं, मार्क्स की बात ही नहीं हो रही है। लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कंटेंट कवरेज, मतलब प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका जो कंटेंट आपने पढ़ाया है, अगर आपके 1 to 5 चैप्टर्स आपने एक किसी सेक्शन में रखे हैं, मतलब एक किसी टर्म में रखे हैं, तो 1 to 5 चैप्टर से आप प्रॉपरली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन पेपर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, और आपका ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसका उद्देश्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An EVS teacher demonstrate an experiment in the class. एक EVS की टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है एक्सपेरिमेंट को क्लास में, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? फिर से आ गया डेंसिटी पे क्वेश्चन, घनत्व पे। क्या है उसका? जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक डालने से वो तैरने लगता है। तो ये जो ईवीएस में क्लास 5th में आई थिंक चैप्टर है जिसमें व्हाट सिंक्स एंड व्हाट फ्लोट। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को बताया गया है कि वो सी में जो है वो तैर रहा है, मतलब वो सॉल्ट वाटर की लेक है, वो उसमें क्या है आदमी जो है वो डूब नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट पड़ा है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर ग्लास में नींबू डूब जा रहा है और अगर उसमें डाल देंगे क्या नमक, तो वो नहीं डूबेगा। तो इसका आंसर हो जाता है क्यों? डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी पानी, नमक डालने से डेंसिटी जो है पानी की वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से कोई भी चीज फिर डूब नहीं पाती है। चलो अब आपको क्या बताना है, ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या करेगा। वो क्या टीचर ये व्याख्या करेगा कि आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे? तो बिल्कुल गलत है, आपको टालना नहीं है बच्चों को। अलग अलग मात्रा में
नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें तो भी बच्चों कुछ कर थोड़ी ना पाएंगे कि बस इतना जान पाएंगे कौन सा तैर रहा है कौन सा डूब रहा है, तो ये भी सही उत्तर आपकी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी के विभिन्न वस्तुओं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकाल देंगे। अब जब आप स्वयं ही कर रहे हैं तो बच्चों को क्या जरूरत है। फिर आप है कि आपको उत्तर बताना है कि इसकी आप उपयुक्त आप या व्याख्या करेंगे, तो आप क्या व्याख्या करेंगे कि एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, क्यूमिन, सैफरन, चिली, क्लोव ये दिए हैं। अब इसके साथ साथ में इसके कॉलम बी में दिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्लोव कैसा होता है, इट अपीयर्स लाइक अ नेल, कील की तरह दिखता है, तो ये क्लोव कील की तरह हो गया। तो मतलब डी में फर्स्ट ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, डी में फर्स्ट ऑप्शन एक ही में है, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यूमिन से क्या है, बट स्मॉल, क्यूमिन मतलब जीरा जो होता है वो स्मॉल होती है बट फ्रैग्रेंस बहुत तेज होती है। सैफरन क्या होता है, इट इज येलो इन कलर। फिर चिलीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप एक भी उसमें छाट लेंगे ना, बाकी अपने आप निकल जाता है। 77th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, देखते हैं। अच्छा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ये डायरेक्ट आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लेते हैं। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज है नॉर्थ में, ठीक है, और हिमालयाज नॉर्थ से होते होते कहाँ एक्सटेंड होते हैं, ईस्ट की साइड एक्सटेंड होते हैं। और ईस्ट में क्या है आपका, ईस्ट में आपका है बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या है आपका, अरेबियन सी। साउथ में क्या है, साउथ साइड में आपका है इंडियन ओशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। अब क्या है, ये भी एक ईवीएस का क्वेश्चन है। आप देखिए ईवीएस की बुक से ना प्रॉपर जो वैसा क्वेश्चन आता था एकदम थ्योरेटिकल बेस, वो उन्होंने कम कर दिया, उसको लॉजिकल वे में ज्यादा पूछ रहे हैं, अप्लाइड फॉर्म में। फर्स्ट है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कुडुख भाषा में इसको तोरंग बोलते हैं। देखते हैं आगे क्या है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ठीक है। देखते हैं, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों के में जंगल में रहते हैं। तो यहाँ 15 वर्ष नहीं होता है, ये होता है 25 वर्ष। जो 25 वर्ष में जंगल के लिए रहते हैं उनकी बात होती है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो ये उत्तर तो गलत हो गया। अब ये बात आती है झारखंड वाली, तो इसमें ये है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि ये जो लैंड है जो सारी वो सबकी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए उसको दे दिया जाएगा एकदम। तो आपके इसके हिसाब से आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ए एंड डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, मास पूछा है। मास क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए 1 नंबर का, फ्री का नंबर है ये। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दी हुई है 24 ग्राम पर ml, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 6 ml। ml से ml गया, ठीक है, 6 4 24 और ये 144 ग्राम्स, तो मास कितना आ गया 144 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80, कंसिडर द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ अ प्लांट। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, देखो टू प्रोड्यूस एंड भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, तो ये तो काम हो जाता है लीव्स का। ये क्या करती है, भोजन का उत्पाद कौन करता है, लीव्स करती हैं। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स, ये सही बात है। टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
आपको मेरे चैनल पे एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, तो आप चैनल पे जाकर ज़रूर विजिट करिएगा और आपको वहाँ पे आपके हिसाब से सीटेट का कंटेंट बहुत अच्छे से मिलेगा। मैंने कुछ वन लाइनर्स भी बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए तैयार किए हैं, तो उस वन लाइनर्स में से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो वन लाइनर्स जो है वो सीटेट में भी पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप जाकर चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर और पेपर्स नहीं देखे हैं तो मैंने चैनल पे 3 प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो आप जाकर उनको ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 81वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये हो गया वापस से अभिकथन वाला क्वेश्चन। आपको देखना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, चूज सही वाला उत्तर आपको देखना है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, ये एक असर्शन है। इसका रीजन क्या है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू अ गैस द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल डिक्रीजेस एंड इट गेट्स कंप्रेस्ड। सही बात है, गैस के अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे भरे दूर हैं, अगर इन पे कोई प्रेशर लगाया जाता है तो क्या हो जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स फिर पास आ जाते हैं। तो ये दोनों बात इसकी और असर्शन की रीजन जो है ये प्रॉपर दिया हुआ है। तो बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन मनाली हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विथ वुड। ये क्वेश्चन जो है ईवीएस का वापस से है बुक का। देखो मनाली में हाउसेज कैसे होते हैं, तो कुछ हाउसेज के बारे में हम यहाँ सीख भी लेंगे, मैं आपको बता भी देती हूँ। तो आपको क्या बताना है, आपको देखना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत है। तो मनाली में हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विथ वुड स्लैंटिंग रूफ व्हेन एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। तो ये बात गलत है, अभी बताती हूँ मैं कैसे गलत है। मनाली रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनाली में बहुत ज्यादा रेन और स्नोफॉल होती है, बहुत बारिश और बर्फ गिरती है। अब देखो मनाली के हाउसेज जो होते हैं वो उनकी रूफ जो होती है ऐसी होती है, तो रूफ या तो वुड की भी बनी होती है या फिर स्टोन की भी बनी होती है। बात ठीक है, ये मनाली का हाउस हो गया। पर ये स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पे नहीं टिके होते हैं। स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पे कौन टिके होते हैं? स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पे असम के हाउसेज होते हैं। और वो यहाँ पे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल होने के कारण 10 to 12 फीट ऊंचे क्या कर देते हैं इसके। यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे पिलर्स लगा दिए 10 to 12 फीट, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हाउस हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा अब असम का हाउस। क्लियर? तो आपने 2 हाउस देख लिए। अब इसके बाद आ जाता है राजस्थान के हाउस। राजस्थान के हाउस में कैसे होते हैं? मड होता है और उनकी वॉल्स जो होती है बहुत थिक होती है। क्यों? क्योंकि हीट से वो बच पाए। तो इसके हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। ए इज इनकरेक्ट एंड बी, बट बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाक से। रमा प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। रामा वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो सही, जब वो खेल रहा है तो वो कौन सी ऊर्जा उपयोग करेगा? वो अपनी मांसपेशियों की ऊर्जा को उपयोग करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिकी राइस। कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाती है? तो कौन सी है राइस? देखते हैं, बोम्बा राइस है कि बोरा राइस है। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर हो जाएगा आपका बोरा राइस। 84 का उत्तर जाए बोरा राइस। बोरा राइस कौन सा राइस है? चिपचिपा हो जाता है। अब देख लेते हैं फटाफट से सारे राइस के बारे में। तो जो बोम्बा राइस है वो छोटे छोटे दाने होते हैं बोम्बा राइस के, और ये दाने जो होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? ये स्पेन में मिलते हैं। तो बोम्बा राइस कहाँ का हो गया? स्पेन का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में पोनी राइस जो है, पोनी राइस ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, फिर अर्बोरियो राइस जो है हमारा वो कहाँ का है? वो इटली का है। और इस राइस में क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च का कंटेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशंस ऑफ उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश रेस्पेक्टिवली आर। अब देखो ये मैप है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। गुजरात कहाँ है? गुजरात हमारा इधर वेस्ट साइड में है। अब गुजरात से देखना है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश कहाँ हो जाएगा? इधर साइड में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश इधर लाइन में रहता है आंध्र प्रदेश। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट हो गया उत्तर प्रदेश और साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको मैप थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा एग्जाम से पहले, क्योंकि मैप से क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। देखो ईंधन, कोई भी फ्यूल जला रहे हैं तो फ्यूल से क्या मिलता है? फ्यूल से हमको मिलता है
फ्यूल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फ्यूल से हमको क्या मिलता है, फ्यूल से हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हमको हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है, गर्म होता है, और हमें क्या मिलती है, हमें लाइट एनर्जी मिलती है। तो इस हिसाब से हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इसका ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फॉलोइंग बेस्ट पीरियड ऑफ ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग प्रोग्राम। मधुमक्खी पालन प्रोग्राम को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा हो जाएगा, तो ये अक्टूबर टू दिसंबर है, ये याद करने वाला फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फॉर्म। स्नेक, अब देखो स्नेक वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कितने टाइप्स के स्नेक होते हैं, तो वाइपर स्नेक, इस टाइप के आपको स्नेक्स के नाम याद रखने हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत ऑप्शन है स्नेक्स के बारे में। तो जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, सही बात है, इनके फैंग्स होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, देखते हैं। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल लेते हैं, ये बात ठीक है, स्नेक पूरा निगल लेता है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो दे च्यू अप देयर प्रे, ये नहीं होता है, वो अपना च्यू नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट निगल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड बाय मेल्टिंग द फॉलोइंग। तो ब्रॉन्ज कैसे बना है, तो आपको एलॉयज के बारे में पता होना चाहिए। कुछ 3-4 एलॉयज मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, और वो एलॉयज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ब्रॉन्ज के बारे में देखते हैं कि ब्रॉन्ज किससे किससे बना है। तो ब्रॉन्ज बना है टिन और कॉपर से, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखो बहुत आसान है। ब्रॉन्ज है BTC, आप लोग ने BTC करा है ना प्राइमरी लेवल के लिए, तो BTC क्या हो गया, ब्रॉन्ज, टिन और कॉपर। और अब आता है इसी के साथ मिला जुला इसका भाई जो होता है ब्रास। ब्रॉन्ज और ब्रास में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ब्रास का एलॉय क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर एंड जिंक। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, CBZ बाइक देखा है आपने, CBZ बाइक, CBZ बाइक, CBZ बाइक क्या है, C से क्या हो गया कॉपर, B से हो गया ब्रास, Z से हो गया जिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोल्डर। सोल्डर भी एक एलॉय है, और ये किससे किससे मिलके बना है, ये बना है टिन और लेड से। सोल्डर भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं एक और, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किससे बनी होती है, स्टेनलेस स्टील बनी होती है आयरन से, क्रोमियम से, निकेल से और कार्बन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एलिफेंट्स के बारे में आपको सही उत्तर देखना है। तो पहला उत्तर है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलो का होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। उनका होता है वजन 200 किलो का। An adult elephant can eat more than 200 kg of leaves and twigs in one day, तो ये भी गलत दिया हुआ है, ये खाते हैं लगभग 100 kg, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। आपको क्या देखना है, इसमें करेक्ट देखना है। चलिए देखते हैं आगे। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, ये बिल्कुल सही बात है कि हाथी कम सोते हैं, वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट लाइक टू प्ले विद मड, तो इसके हिसाब से ऑप्शन C एंड D जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये आपका इसी उत्तर के साथ ये आपका पेपर भी खत्म होता है, आपके 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो पेपर जो है वो थोड़ा लॉजिकल बेस है, एकदम से किताबी वाला एकदम से रटू तोता वाला पेपर नहीं है, पेपर अप्लाइड है। तो आपको उस हिसाब से अप्लाई करके ही अपनी समझ को बढ़ाते हुए पेपर को सॉल्व करना है। पेडागोजी और क्वेश्चन सब मिक्स हैं इसमें, तो कुछ पेडागोजी क्वेश्चंस, कुछ कंटेंट के क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ ईवीएस की बुक से तो पेपर आ ही रहा है, साथ ही साथ अगर मैप का उसमें कहीं भी दिया हुआ है तो मैप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, तो मैप को आपको पढ़ना जरूरी है। तो मैप भी आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कौन से डायरेक्शन में है, फिर क्या लोकेशन है मैप में इंडिया की, ठीक है। तो ये सब आप पूरा अच्छे से आप देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए अभी यहीं पे मैं आपको इस वीडियो को एंड करती हूँ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी ऐसे नेक्स्ट पेपर्स लाती रहूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।